वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज हम सी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें इफ़ एल्स इफ और नेस्टेड इफ शामिल हैं। इसके अलावा हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। और इन तमाम तरह टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम डिफरेंट सी के प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और आखिर में हम एक लैब टास्क डिस्कस करेंगे जिसका मकसद ये है कि आप उन प्रोग्राम्स को ख़ुद से बना के देखें ताकि आप अपने आप को ख़ुद से एवेल्यूएट कर सकें कि जो टॉपिक इस आज की वीडियो में कवर किए जा रहे हैं वो आपको समझ में अच्छी तरह आए हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकैप देखते हैं। तो हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में हम प्रिंटफ और स्कैनफ को डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक और असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में हम सीक्वेंशियल लॉजिक को डिस्कस करेंगे, डिसीजन लॉजिक को डिस्कस करेंगे। तो रिमेनिंग दो जो हमारे पास बाकी इंस्ट्रक्शंस है, आइटरेटिव लॉजिक और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये हम अपनी एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंशियल लॉजिक और सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? तो बेसिकली सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं जिनको हम जिस ऑर्डर में टाइप करें अपने प्रोग्राम में वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो एग्जैक्टली। तो जो नॉर्मल फ्लो होता है हमारे सी प्रोग्राम का, तो वो फॉलो कर रहा होता है सीक्वेंस लॉजिक को। क्योंकि अभी तक आपने जो भी प्रोग्राम बनाया उसमें आप देख रहे होते हैं कि आपने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं वन बाय वन वो एग्जीक्यूट हो रही होती है एक दूसरे के पीछे। और तमाम तर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो आपने डिफाइन किए प्रोग्राम में उसी को फॉलो कर रही होती हैं। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करें तो ये प्रोग्राम हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो देखें इसमें वाइड मेन लिखा है, फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हमने, क्लियर स्क्रीन किया, प्रिंटफ के थ्रू हम वैल्यू ले रहे हैं ए वेरिएबल में, फिर बी में वेरिएबल में, एंड देन वी आर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशंस, और उसके बाद हम कुछ वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे आउटपुट है इस प्रोग्राम का। तो ये तमाम तर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही प्रोग्राम। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली ये सीक्वेंशियल लॉजिक या सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्योंकि इसमें हम जिस ऑर्डर में हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ये तमाम तर इंस्ट्रक्शंस उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यानी पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, स्क्रीन इरेज हो रही है, फिर ये देखिए मैसेज आ रहा है, हम वैल्यू दे रहे हैं, कोई ए में इनपुट हो रही है, फिर सेकंड वैल्यू दे रहे हैं हम, वो बी वेरिएबल में आ रही है, एंड देन वी हैव परफॉर्म सम कैलकुलेशंस जो मेमोरी में रिजल्ट्स स्टोर हो रहे हैं, एंड देन वी आर यूजिंग प्रिंटफ कमांड टू डिस्प्ले ऑल दीज रिजल्ट्स। सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल लॉजिक और सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो याद रखें कि जो नॉर्मल फ्लो होता है किसी भी प्रोग्राम का बाय डिफ़ॉल्ट वो सीक्वेंशियल लॉजिक को फॉलो कर रहा होता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड and going to discuss the decision logic. So as compared to conventional sequential logic, decision logic is about deciding the flow or order of execution of instructions of the program based on certain criteria or condition. यानी जो डिसीजन लॉजिक है इसमें हम कोई ना कोई कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन की बेस पे हम ये तय करते हैं कि अब कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए और इस प्रोग्राम की कौन सी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज में इफ़ कीवर्ड और कंडीशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं डिसीजन लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट को कवर करेंगे और इफ़ के तीन डिफरेंट जो सेंटेक्सेस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेक्स को कहा जाता है सिंगल अल्टरनेटिव और सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, सेकेंड को कहा जाता है डबल अल्टरनेटिव और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड को कहा जाता है मल्टीपल अल्टरनेटिव्स और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके अलावा हम इस आज की वीडियो में कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इफ़ का जो फर्स्ट सेंटेक्स है जिसे हम कहते हैं सिंगल अल्टरनेटिव और सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेक्स है सिंगल अल्टरनेटिव और सिंपल इफ स्टेटमेंट का। तो इफ़ लिखें, इफ़ कीवर्ड है स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें कंडीशनल एक्सप्रेशन देनी है या फिर इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। कंडीशनल या बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब या ट्रू में आए या तो फॉल्स में आए। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन देते हैं और उसका जवाब ट्रू में आ जाएगा तो फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके दरमियान में आप जितनी भी सी की इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो तमाम तर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे आप सी इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं या इसको आप इफ़ ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको फर्दर समझना चाहें कि फ़्लो क्या होगा
ये सिंपल इफ का। तो यहाँ पे देखें ये कंडीशन है, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ बॉडी, यानी ये जो सी इंस्ट्रक्शंस है ये रिप्रेजेंट करें इफ बॉडी को। तो यहाँ पे आप जितनी भी कमांड्स देना चाहें दे सकते हैं, और वो तमाम तर कमांड्स तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये गिवन कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप देखें हम इफ से बाहर चले जाते हैं और जो स्टेटमेंट्स इफ के बाद हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है अदर सी इंस्ट्रक्शंस, तो अदर सी इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि बाकी जो प्रोग्राम की रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस है इफ के बाद, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट होंगी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद अदर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें कि ट्रू या फॉल्स, इसको हम बुलियन रिजल्ट्स कहते हैं, लेकिन सी में ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं होता जब हम कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन यहाँ देते हैं। यहाँ पे या तो कोई वैल्यू होगी जो 1 रिटर्न होगा, या 0 रिटर्न होगा, या कोई और नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होगी। तो 1 या कोई नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है इट रिप्रेजेंट्स ट्रू वैल्यू इन सी। इसी तरह से हम देखते हैं कि फॉल्स के लिए 0 हम यूज़ करते हैं सी में, तो 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स वैल्यू इन सी। तो ये आपको नोट करना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये नोट करें कि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ कोई कंडीशन देते हो और वो ट्रू हो जाती है और आप चाहते हैं कि जस्ट कोई सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है। तो अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हम इस ब्लॉक के अंदर देना चाहते हैं, या फिर ये देखें जो इफ़ की बॉडी है, इफ़ में हम एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है। तो ये यहाँ पे देखें कि ये और में हमने इफ़ का सिंटेक्स दिया हुआ है, इफ़ कंडीशनल एक्सप्रेशन सी इंस्ट्रक्शन, यानी ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखिए यहाँ मैंने जस्ट लिखा है सी इंस्ट्रक्शन और यहाँ लिखा है सी इंस्ट्रक्शंस। सो इफ़ यू हैव मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस देन दीज ब्रेसेस आर कंपल्सरी। और अगर आपके पास सिंगल सी की इंस्ट्रक्शन है जो एसोसिएटेड है इफ़ ब्लॉक के साथ, तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शनल है, आप इन्हें ओमिट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये सिंटेक्स आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जिसमें हमने दिया वॉइड मेन इंटीजर a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 10। तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है। क्लियर स्क्रीन a माइनस b। तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, यानी 5 माइनस 10, तो जवाब क्या आएगा -5, यानी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे अज्यूम होगा कि इट इज़ ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू अज्यूम होगी और प्रिंट होगा रिजल्ट ऑफ a माइनस बी इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, और यहाँ हमने ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इस इफ़ ब्लॉक के साथ सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। तो ये कंडीशन ट्रू अज्यूम होगी क्योंकि यहाँ पे 0 रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, और ये जो कमांड है ये इफ़ का हिस्सा नहीं है, ये इफ़ से बाहर है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम इसको रन करेंगे। और ये भी नोट कर लें कि इस प्रोग्राम को हमने सिंपल जो इफ़ का सिंटेक्स है उसको यूज़ करके बनाया हुआ है, इफ़ कंडीशनल एक्सप्रेशन सी इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन है और हम ये यहाँ पे सी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हेयर इट इज़ द आउटकम। तो देखें क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ a माइनस बी इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो जवाब आ रहा है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको ट्रू अज्यूम किया जाएगा और ये कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू होने की वजह से ये लाइन प्रिंट होगी। सो दिस लाइन इज प्रिंटेड, रिजल्ट ऑफ a माइनस बी इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। उसके बाद ये वैल्यू हमेशा प्रिंट होगी क्योंकि ये इफ़ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दिस मैसेज इज डिस्प्लेड फ्रॉम आफ्टर इफ ब्लॉक। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इस प्रोग्राम को अब हम जब दोबारा से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो इसमें हम कर्ली ब्रेसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें सेम कोड है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10। क्लियर स्क्रीन। यहाँ देखिए जब हमने a माइनस बी दिया उसके बाद 3 लाइन का कोड हमने इफ़ के साथ एसोसिएट किया है। पहले क्या प्रिंट होगा, %d माइनस %d इक्वल टू %d। फर्स्ट %d जगह पे a की वैल्यू, सेकंड की जगह पे b की वैल्यू और थर्ड पे a माइनस बी का जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये मैसेज प्रिंट होगा। तो यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होए, यानी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो फिर ये तीनों लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। अगर 0 वैल्यू आएगी तो इनमें से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स अज्यूम होगी और हम डायरेक्टली जंप करेंगे आफ्टर इफ ब्लॉक। तो ये देखें इस वक्त कंडीशन ये क्या आ रही है, नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू आ रही है तो हम इसको ट्रू अज्यूम करेंगे। तो हम इस ब्लॉक के अंदर आ गए। तो पहला मैसेज प्रिंट हुआ 5 माइनस 10 इक्वल्स टू -5, रिजल्ट ऑफ a माइनस बी इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू।
दिस मैसेज डिस्प्लेड फ्रॉम विद इन इफ ब्लॉक, तो ये तीनों लाइनें प्रिंट हो गई। और उसके बाद जब हम इफ से बाहर आए तो ये मैसेज प्रिंट हुआ, दिस मैसेज इज डिस्प्लेड फ्रॉम आफ्टर इफ ब्लॉक। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कब हम करली ब्रेसेस को इस्तेमाल करें और कब न करें, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं बाय मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ ए। तो आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए हमने ए की वैल्यू यहाँ मॉडिफाई कर दी है। ए की वैल्यू 5 थी, अब हमने इसको 10 कर दिया, ठीक है। अब जब ये सेम प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो a माइनस बी का मतलब होगा 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 का मतलब 0, 0 वैल्यू यहाँ रिटर्न होगी, तो 0 का मतलब सी में क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ कंडीशन ये हो जाएगी फॉल्स, और जब में फॉल्स हो जाती है इफ में कोई कंडीशन, तो हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे बल्कि इस ब्लॉक के बाहर, यानी ये ब्लॉक जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करेंगे और सिर्फ लास्ट लाइन ये जो है ये डिस्प्ले होगी। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में सिर्फ लास्ट रो डिस्प्ले होगी, दिस मैसेज इज डिस्प्लेड फ्रॉम आफ्टर इफ ब्लॉक। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर हम इस कंडीशन में देखें इफ के साथ, तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे और जो कोड भी इस ब्लॉक के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर यहाँ पे हम जो कंडीशन दे रहे हैं फॉल्स हो जाती है, यानी 0 वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो हम इस इफ ब्लॉक से एग्जिट हो जाएंगे और इस इफ ब्लॉक के बाद जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो कंडीशन दे रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है इफ कमांड में। तो ये कंडीशन मैंने अभी तक जो दी है यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर दी हुई है a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे हम और भी कंडीशंस बना सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और उन बुलियन एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑपरेटर्स की यूज होती है जिन्हें हम कहते हैं रिलेशनल और कंपेरिजन ऑपरेटर्स। तो आइए इफ का जो सेकंड सिंटेक्स है उसे समझने से पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Relational or comparison operators compare two values and return a boolean result that is either true or false। यानी जो हमारे पास रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट रिटर्न करते हैं वो या तो ट्रू में होता है या फॉल्स में, यानी सही या गलत। These operators are frequently used in conditional or boolean expressions। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो ऑपरेटर है अक्सर हम कंडीशनल या boolean expressions पे यूज करते हैं, यानी ऐसी एक्सप्रेशंस जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें या तो ट्रू रिजल्ट मिले या तो फॉल्स मिले, यानी 0 मिले या तो 1 मिले। तो ऐसी सिचुएशंस में हम अक्सर रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सी में हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो आइए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। ग्रेटर देन ऑपरेटर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, और फॉर एग्जांपल हम इसको समझने के लिए यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है। तो अगर हम लिखते हैं x ग्रेटर देन y, तो रिजल्ट जो हमें रिटर्न होगा इस एक्सप्रेशन का वो होगा फॉल्स। और सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सी लैंग्वेज में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि सी में फॉल्स की जगह क्या अज्यूम किया जाता है 0। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो अगर हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 अज्यूम करें और इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 नहीं होते। तो c में क्या रिटर्न होगा 0। इसी तरह से लेस देन है, x लेस देन है y से, तो यस दैट्स ट्रू, क्योंकि 5 लेस देन होते हैं 10 से, तो c में क्या रिटर्न होगा 1, ठीक है ना। और कुछ लैंग्वेजेस में नॉन जीरो नंबर भी रिटर्न हो रहा होता है। इसी तरह लेस देन इक्वल्स टू है, तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें x लेस देन इक्वल्स टू y तो ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो 5 लेस देन और इक्वल्स टू, तो लेस देन तो है इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ इस ऑपरेटर का मतलब ही क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। सी में 1 रिटर्न होगा। इसके अलावा इक्वल के लिए हम डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम सिंगल इक्वल लेंगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे हम सी में यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना है इक्वलिटी के लिए तो डबल इक्वल साइन यूज होगा। तो क्या x की वैल्यू बराबर है y के, यानी 5 बराबर है 10 के, तो नो फॉल्स रिटर्न हो रहा है, और सी में इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है। नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल्स का मतलब क्या है कि बराबर नहीं है। तो क्या 5 बराबर नहीं है 10 के, सो दैट्स ट्रू, 5 और 10 बराबर नहीं है तो इट इज़ ट्रू, तो सी में क्या रिटर्न होगा 1। तो आइए अब देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम सी के प्रोग्राम से किस तरह यूज़ करें, स्पेशली इफ़ स्टेटमेंट में हम इन ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10,
और प्रिंट एफ हमने यहाँ ये तमाम तरह ऑपरेटर्स जो टेबल में डिस्कस किए मेंशन कर दिए, एक्स ग्रेटर देन वाई इक्वल्स टू %d। तो यहाँ ये ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है एक्स ग्रेटर देन वाई, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट रो में डिस्प्ले होगा। इसी तरह सेकंड रो में एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई का रिजल्ट आएगा, एक्स लेस देन वाई का रिजल्ट थर्ड रो में आएगा, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई का रिजल्ट फोर्थ लाइन में आएगा। इसी तरह इक्वलिटी के लिए जो हम चेक करें एक्स बराबर है वाई के तो फिफ्थ लाइन में शो होगा, और क्या एक्स बराबर नहीं है वाई के तो लास्ट रो में होगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को टाइप करके रन करेंगे तो दिस विल बी द आउटकम। तो ये देखें एक्स ग्रेटर देन वाई, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 10, तो 5 ग्रेटर नहीं होते। इसी तरह से एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0। एक्स लेस देन वाई, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1 मतलब ट्रू। एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई 1 मतलब ट्रू। क्या एक्स बराबर है वाई के, तो नो का मतलब क्या हुआ 0। एक्स बराबर नहीं है वाई के, तो येस, इसका जवाब क्या आएगा ट्रू। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे कि कब रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करते हैं और कब फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो आइए अब एक और प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इफ़ में इन ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज़ करें। तो यहाँ पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट का, जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर मार्क्स एक वेरिएबल हमने बना दिया, क्लियर स्क्रीन मैसेज आ गया एंटर मार्क्स फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। उसके बाद हमने मार्क्स वेरिएबल में इनपुट ले ली मार्क्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इफ़ कमांड को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कमांड दी हुई है इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो, तो क्या प्रिंट हो जाए यू आर पास। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये देखिए पहला मैसेज प्रिंट हो गया एंटर मार्क्स फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स। यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा जब हमने कोई वैल्यू दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दे दी 53 और एंटर प्रेस किया, तो जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये कंडीशन चेक की जाएगी। तो 53 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होते हैं, येस कंडीशन इज ट्रू। तो फिर क्या मैसेज प्रिंट होगा, जो इफ़ के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यू आर पास, ठीक है। और अगर हम मार्क्स कम दे दें तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। हम दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और ये वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो अब दोबारा मैंने प्रोग्राम रन किया और इस दफ़ा एंटर मार्क्स फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स, यहाँ मैंने वैल्यू दे दी 30। पहले हमने 53 दी थी, अब हम 30 दे रहे हैं। क्या 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हैं, तो पता चला कि नो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो फॉल्स है तो ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद जो कोड है, तो आप देख रहे हैं इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है, तो कोई और मैसेज प्रिंट नहीं होगा, यानी यू आर पास वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर मार्क्स अबव 50 नहीं है तो क्या प्रिंट होना चाहिए कि आप फेल हैं, तो वो मैसेज हम कैसे दें। तो सिंपल इफ में सिर्फ हमारे पास सिंगल अल्टरनेटिव होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ट्रू है तो आप बता दें ये काम करो, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे मिसिंग है, यानी ये बात आप यहाँ बताते ही नहीं, जस्ट आप ट्रू कंडीशन पे चल रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो, लेकिन फॉल्स है तो क्या करें। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड सेंटेक्स पढ़ेंगे इफ़ एल्स जिसे हम कहते हैं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो एक काम होना चाहिए, यानी एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक और ब्लॉक दे दें, कुछ और कोड दे दें सी का, और फॉल्स होने की सूरत में कंडीशन वो कोड एग्जीक्यूट हो। तो आइए देखते हैं डबल अल्टरनेटिव और इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सेंटेक्स यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है कि इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सी स्टेटमेंट्स जिसको हम ट्रू ब्लॉक भी कह रहे हैं, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एल्स स्मॉल लेटर्स में ELSE, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब हम आएंगे एल्स पार्ट पे, और एल्स के बाद ये जो ब्लॉक होगा ये एग्जीक्यूट होगा। सी स्टेटमेंट्स फॉल्स ब्लॉक भी कहते हैं, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ये फर्स्ट ब्लॉक ट्रू ब्लॉक और ये सेकंड ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक, यानी कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड एग्जीक्यूट करो। इसीलिए इसको कहा जाता है डबल अल्टरनेटिव। सो यू हैव टू चॉइसेस, ट्रू के लिए एक काम और फॉल्स के लिए दूसरा काम। और उसके बाद इन दोनों ब्लॉक्स के बाद जो बाकी सी का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आइए इस तमाम तर सिंटैक्स का फ्लो हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम ये कंडीशन दे रहे हैं इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी की स्टेटमेंट्स ये वाली एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सी की स्टेटमेंट्स इस तरफ राइट हैंड साइड पे जो है वो एग्जीक्यूट होंगी।
तो दोनों सूरतों में हम कुछ ना कुछ सी के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसलिए इसको डबल अल्टरनेटिव हम कह रहे हैं कि ट्रू ब्लॉक ये हमारा कहलाएगा और ये हमारा फॉल्स ब्लॉक कहलाएगा। दो यानी जब आप कोई कंडीशन देंगे तो कोई ना कोई कोड ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, या ट्रू वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स वाला, और उसके बाद रिमेनिंग जो कोड है हमारे सी प्रोग्राम का वो अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा। और इसके अलावा अब आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो हम ब्रेसेस देते हैं, ये ब्रेसेस क्या है, ऑप्शनल है। सो व्हेन देयर इज ओनली सिंगल सी स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द इफ और एल्स ब्लॉक देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल। तो इफ में भी ये मैं बता चुका हूँ और दोबारा मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। और इसके अलावा आगे भी आप जो आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो सी में जब हम कोई ब्लॉक क्रिएट कर रहे होते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ, तो अगर वो ब्लॉक एसोसिएटेड है इफ के साथ, किसी लूपिंग इंस्ट्रक्शन के साथ सच एज फॉर वाइल, तो हर जगह तो याद रखें कि ये जो ब्रेसेस हैं ये ऑप्शनल होती हैं अगर आपके पास उस ब्लॉक में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है तो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर उन स्टेटमेंट्स को हमें इन कर्ली ब्रेसेस में बंद करना पड़ता है। ओके, तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देखते हैं जिनमें हम देखेंगे कि हम इफ स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करें और इफ में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करें ए, और उसके बाद स्क्रीन को इरेज कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर वैल्यू फॉर ए। उसके बाद हम इनपुट लेंगे कोई भी वैल्यू रन टाइम पे और वो वैल्यू स्टोर होगी ए वेरिएबल में, इंटीजर वैल्यू होगी। अब हम आते हैं मेन इफ कमांड की तरफ, इफ स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमने रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन को यूज़ किया है। तो इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि हम कोई भी वैल्यू दें तो कंप्यूटर हमें बताए कि वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू जानने की लॉजिक क्या है कि हर वो नंबर जो ग्रेटर देन होगा 0 से वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमने कंडीशन दी है कि अगर ए की वैल्यू जो हम इनपुट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 हो तो प्रिंट कर दो मैसेज, क्या प्रिंट कर दो, वेरिएबल ए कंटेन्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये सिंपल इफ का एग्जांपल है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम सिर्फ हमें जब हम कोई वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो बताएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये हमें नहीं बताएगा कि ये वैल्यू नेगेटिव है या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एल्स ऑप्शन यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये देखें, तो हम यहाँ पे 60 दे देते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो प्रिंट होगा वेरिएबल ए कंटेन्स अ पॉजिटिव वैल्यू। जब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करते हैं और हम कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो ये देखें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सेकेंड ऑप्शन यहाँ बताया ही नहीं है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो क्या करो। तो इसको हम अब एल्स पार्ट यहाँ ऐड करते हैं। तो ये देखिए हमने एल्स पार्ट में प्रिंट कमांड दे दी, प्रिंट एफ वेरिएबल ए कंटेन्स अ नेगेटिव वैल्यू, यानी हम ये बता रहे हैं कि अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगी। अब रन करते हैं तो अब देखिए -5 दे रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है वेरिएबल ए कंटेन्स अ नेगेटिव वैल्यू, और अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे तब भी ये वर्क करेगा प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो ये इफ़ एल्स का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम में जो इफ़ एल्स ब्लॉक हमने यूज़ किया है इसमें आप देखें तो इफ़ के साथ जो एसोसिएटेड सी स्टेटमेंट्स हैं वो जस्ट सिंगल है, वन स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन फॉल्स है तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कर्ली ब्रेसेस ये ऑप्शनल है अगर आपके पास इफ़ ब्लॉक में जस्ट सिंगल स्टेटमेंट है। तो हम इन्हें रिमूव करके देखते हैं। ओके, तो हमने कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दी और रन करते प्रोग्राम। तो आप देखें कि प्रोग्राम आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो यू कैन सी हियर वेरिएबल ए कंटेन्स अ नेगेटिव वैल्यू, और अगर आप पॉजिटिव देंगे तो इट विल डिस्प्ले वेरिएबल ए कंटेन्स अ पॉजिटिव नंबर। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है अगर आपके पास सी ब्लॉक यानी सी से एसोसिएटेड जो आप ब्लॉक बना रहे हैं उसमें जस्ट आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हो। ठीक है ना। तो ये देखें एल्स पार्ट में भी हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगे इफ़ के साथ तो हम फिर कर्ली ब्रेसेस को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम इवन ओड नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो तकरीबन ये प्रोग्राम सेम ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें
इनिशियल इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ए वेरिएबल हमने क्रिएट किया जो लास्ट प्रोग्राम में था। उसके बाद स्क्रीन इरेज कर रहे हैं, उसके बाद मैसेज आ रहा है एंटर वैल्यू फॉर ए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए वेरिएबल इनपुट ले रहे हैं, जो भी वैल्यू देंगे ए में स्टोर हो जाएगी। नाउ दिस इज द लॉजिक हेयर इन इफ कमांड। तो यहाँ पे हम इवन आउट की लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि हर वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है ना, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स कि नंबर इवन है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, ए को डिवाइड किया हमने 2 से और चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। उस रिमाइंडर को हम थ्रो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो अगर जो रिमाइंडर रिटर्न हो रहा है वो 0 है तो कंडीशन ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और यहाँ प्रिंट हो जाएगा मैसेज वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन नंबर। अच्छा, इसी तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी अगर हम कोई नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 दे देते हैं, तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 बराबर नहीं होता 0 के, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने की सूरत में क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल ए कंटेन्स एन ओड नंबर। तो दिस इज़ द लॉजिक कि अगर हमें इवन ओड को चेक करना है तो हम डिवाइड करेंगे नंबर को 2 से, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन नंबर है, अदरवाइज ओड नंबर है। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये भी इफ एल्स के थ्रू हमने बनाया है प्रोग्राम 5। तो 5 क्या प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल ए कंटेन्स एन ओड नंबर। और अगर हम इसको दे देते हैं सपोज 8, तो प्रिंट हो रहा है वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन नंबर। इसी तरह से अगर हम -4 दे देते हैं तो वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन नंबर, क्योंकि -4 भी इवन है, नेगेटिव नंबर है लेकिन है इवन नंबर। इसी तरह से अगर हम दे देते हैं सपोज 7, तो प्रिंट हो रहा है वेरिएबल ए कंटेन्स एन ओड नंबर। तो -7 क्या है, ओड नंबर है। तो आप अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यह सेल्फ स्टडी टास्क है, और इस प्रोग्राम को इस तरह से बनाएं कि जब अगर हम कोई नेगेटिव इवन नंबर दें तो मैसेज में प्रिंट हो कि दिस इज़ नेगेटिव इवन नंबर। अगर हम कोई नेगेटिव ओड नंबर दें तो प्रिंट हो दिस इज़ नेगेटिव ओड नंबर। इसी तरह पॉजिटिव इवन नंबर दें तो प्रिंट हो दिस इज़ पॉजिटिव इवन नंबर। और अगर हम कोई पॉजिटिव ओड नंबर दें तो लिखा हुआ है दिस इज़ पॉजिटिव ओड नंबर। यानी आप साइन भी आइडेंटिफाई करवाएं। तो आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सिचुएशन हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उन परसेंटेज मार्क्स पे बेस करते हुए उसका ग्रेड कैलकुलेट करवाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स अबव 80 हैं तो प्रिंट हो ए ग्रेड, अगर मार्क्स अबव 60 हैं तो प्रिंट हो बी ग्रेड, अगर मार्क्स अबव 50 हो तो प्रिंट हो सी ग्रेड, अदरवाइज प्रिंट हो फेल। ठीक है, तो अब ये हम कैसे अचीव करें, तो ये सिंपल इफ एल्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। अगर कंडीशन आप देते हैं वो ट्रू है तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और इसमें कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो हम जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। यानी इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो ए ग्रेड, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं, अगर हैं तो बी ग्रेड। अगर ये भी कंडीशन सही नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करो कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं। तो ये मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं। तो अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको मल्टीपल कंडीशंस की ज़रूरत पड़े तो फिर आप इफ़ का तीसरा सिंटेक्स इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इफ़। तो आइए अब हम देखते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, और उसका सिंटेक्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रोग्राम भी बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मल्टीपल अल्टरनेटिव या फिर इफ एल्स कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना हो। तो आइए सिंटेक्स डिस्कस करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो इफ कंडीशन 1, यानी हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, और अगर ये ट्रू होगी तो जैसे सिंपल इफ में होता है कि इफ के फौरन बाद जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप जो भी कमांड्स देंगे, सी स्टेटमेंट्स ब्लॉक 1 या ट्रू ब्लॉक 1, तो वो कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर हम एल्स स्टेटमेंट जैसे नॉर्मली लिखा करते हैं, तो एल्स, लेकिन एल्स के साथ फिर हम इफ कंडीशन 2 यानी एल्स इफ कंडीशन 2 ये प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ जाएगी, यानी अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये ट्रू है तो ब्लॉक नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ब्लॉक नंबर यानी फिर थर्ड कंडीशन चेक की जाएगी, एल्स इफ कंडीशन 3। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप जितनी मल्टीपल कंडीशंस देना चाहें दे सकते हैं। एल्स इफ कंडीशन 4, एल्स इफ कंडीशन 5, उनके साथ ब्लॉक्स आप एसोसिएट कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर आपके तमाम तर कंडीशन यानी 1 2 3 और जितनी भी आप कंडीशंस मल्टीपल देते हैं तमाम तर फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर फाइनली क्या होता है कि एक डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक होगा और वो एग्जीक्यूट होगा। यानी इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, कंडीशन 2 is false, condition 3 is false, when all above conditions are false, तो फिर लास्ट में डिफॉल्ट जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आइए इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए सेम वही सिंटेक्स हमने दिया हुआ है कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, 3, 4 अगर तमाम तर कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सी की जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये देखिए अगर हम इस तमाम तर सिंटेक्स को विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए कंडीशन 1 प्रोवाइड की जा रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये सी स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर तीसरी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इस तरह से मल्टीपल जितनी भी आप कंडीशन देना चाहें वो टेस्ट होती जाएंगी। और अगर तमाम तर कंडीशन 1 2 3 और आपने जितने भी कंडीशंस प्रोवाइड की हैं वो तमाम तर फॉल्स हो जाती हैं तो फिर लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा विच इज़ द डिफॉल्ट ब्लॉक। ठीक है, एंड देन ये जब आप इफ एल्स इफ से बाहर आएंगे तो फिर रिमेनिंग जो सी का कोड है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आइए अब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं इफ एल्स इफ के लिए। सो हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट इन सी। तो ये देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं परसेंटेज के नाम से PER पर, और स्क्रीन इरेज हो गया। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि एंटर योर ओवरऑल मार्क्स परसेंटेज बिटवीन 1 and 100। ठीक है, हम कोई भी परसेंटेज इंटर करेंगे और वो स्टोर होगी PER पर वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर जो हम परसेंटेज एंट्री कर रहे हैं इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो क्या मैसेज प्रिंट हो, यू हैव ऑब्टेन्ड ए ग्रेड। और अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 नहीं है तो फिर एल्स पे आएंगे और एल्स पे हम फिर कंडीशन चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट होगा यू हैव ऑब्टेन्ड बी ग्रेड। और इसी तरह से हम चेक करेंगे अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है। अगर है तो प्रिंट होगा यू हैव ऑब्टेन्ड सी ग्रेड। और अगर ये तमाम तर कंडीशंस जो हम ऊपर बता चुके हैं फॉल्स हो जाती हैं तो फिर फाइनली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें प्रिंट होगा यू आर फेल। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इफ एल्स इफ किस तरह से वर्क करेगी। एंटर योर मार्क्स परसेंटेज बिटवीन 1 and 100। सपोज हमने मार्क्स दे दिए 87 तो यहाँ पे ये देखिए प्रिंट हो रहा है यू हैव ऑब्टेन्ड ए ग्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू जैसे ही होगी तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यानी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हम फ़ौरन इफ़ से बाहर चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि इफ़ एल्स इफ़ में जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उससे एसोसिएटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो एल्स के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद अगर कोई भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि अगर हम वैल्यू कोई दे देते हैं बिटवीन 60 and 80 तो क्या होता है। 67 वैल्यू दे देते हैं तो आप देखें प्रिंट हो रहा है यू ऑब्टेन्ड बी ग्रेड। अगर हम कोई वैल्यू 50 और 60 के दरमियान दे देते हैं फॉर एग्जांपल 55 तो प्रिंट हो रहा है यू हैव ऑब्टेन्ड सी ग्रेड। और अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं बिलो 50 44 तो देखें प्रिंट हो रहा है यू आर फेल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट किस तरह से अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड इफ। When we use any variant of if statement inside another if statement, it is called nested if। यानी nested if का मतलब क्या है कि अगर हम एक if statement यूज़ करें उसके अंदर कोई और if statement दे दें तो फिर हम उसको nested if कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका नॉर्मल सेंटेक्स है if statement का, if कंडीशनल एक्सप्रेशन C statements else C statements। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर अगर हम एक और इफ स्टेटमेंट दे दें या फिर इस ब्लॉक के अंदर अगर हम एक और स्टेटमेंट दे दें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाएगी नेस्टेड इफ में। तो ये देखिए इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, अब आउटर इफ की कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और फिर यहाँ ख़त्म हो रही हैं और फिर आउटर इफ का एल्स ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आप देखें ये आउटर इफ कहलाएगी और ये इनर इफ।
तो एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ देखें कि इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन आप जो फर्स्ट ट्रू ब्लॉक है उसमें एक और इफ नहीं दे रहे, बल्कि आप एल्स ब्लॉक में देना चाह रहे हैं। तो ये देखें आपने एल्स ब्लॉक में इफ को यूज किया हुआ है। इट इज आल्सो नोन एज नेस्टेड इफ, ठीक है ना। तो यानी एक इफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर अगर दूसरा इफ स्ट्रक्चर आ जाए तो वी कॉल इट नेस्टेड इफ। तो इसको मजीद समझने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखते हैं। सो हियर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं, हम इस प्रोग्राम में कोई भी 3 वैल्यूज़ इनपुट करना चाहते हैं और उन 3 वैल्यूज़ में से हमें ये मालूम करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू हमने किस वेरिएबल में प्रोवाइड की है। तो इसको हम सिंपल इफ़ एल्स के थ्रू नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने अब यहाँ पे नेस्टेड इफ़ के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, ABC, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल A, B एंड C। तो जैसे ही हम रन टाइम पे 3 वैल्यूज़ देंगे तो वो स्टोर हो जाएंगी वेरिएबल A, B और C में थ्रू स्कैनफ स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट पहला इफ स्ट्रक्चर है, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो ये पहली कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर वेरिएबल ए में जो वैल्यू है वो वेरिएबल बी से लार्जर है, ठीक है ना। तो फिर चेक करो क्या ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो सी से भी लार्जेस्ट है। यानी हम चेक करें कि अगर ए की वैल्यू बी से भी लार्जर हो और सी से भी लार्जर हो तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज %d, यानी ए की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी और प्रिंट होगा कि वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू। तो यानी कंडीशंस हम क्या चेक करें, 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी है ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो फिर दूसरी भी हम चेक करें ए ग्रेटर देन सी। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम इस ब्लॉक में आएंगे। लेकिन अगर कंडीशन 1 तो ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम इस ब्लॉक में आएंगे और प्रिंट होगा वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ़ का ब्लॉक मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर एक और इफ़ हम यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल इट नेस्टेड इफ़। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हम कंबाइन कर रहे हैं, यानी एक कंपाउंड एक्सप्रेशन बना रहे हैं जिसमें ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी दोनों को चेक किया जाएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये कमांड, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, अदरवाइज सेकेंड लाइन ये जो एल्स के बाद है वो प्रिंट होगी वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू। तो आइए देखते हैं कि अब अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है ए ग्रेटर देन बी, तो फिर हम इनर इफ पे नहीं आएंगे बल्कि हम इस आउटर इफ के एल्स ब्लॉक पे जाएंगे। और एल्स इफ में क्या चेक किया जाएगा, क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट होगा बी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, अदरवाइज आउटर इफ का लास्ट में एल्स ब्लॉक है जिसमें हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर एक इफ़ के अंदर हम दूसरी इफ़ प्रोवाइड कर देते हैं तो वी कॉल इट नेस्टेड इफ़। ये सेम टास्क हम एक और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर नोट करें, इस प्रोग्राम में मैंने इक्वलिटी चेक नहीं की कि अगर ए बी सी तीनों वेरिएबल्स में इक्वल वैल्यूज़ हैं तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये आपका टास्क है, सेल्फ स्टडी टास्क। तो इस इफ़ के कोड को मॉडिफाई करें और इसको इस तरह से बनाएं कि अगर मैं ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ सेम दे दूं तब भी ये प्रोग्राम वर्क करे। तो इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो ये वैल्यूज़ दे दी 5, 8, 9। तो देखिए प्रिंट हो रहा है वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज़ 9। दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं 67, 88 और 45। तो देखें क्या प्रिंट होगा, 88, यानी वेरिएबल बी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू जो 88 है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम 66, 5 और 8 दे देते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज़ 66, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम वैल्यूज़ बराबर दे देते हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, जो कि सही नहीं है। तो मैंने आपको टास्क दिया है कि आप इस कोड को मॉडिफाई करें और तो ये सिचुएशन में डिस्कस करें कि अगर तीनों वेरिएबल्स में सेम वैल्यू हो तो प्रिंट होना चाहिए कि वेरिएबल ए बी एंड सी कंटेन्स सेम वैल्यू। तो आइए अब डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंडीशनल और बुलियन एक्सप्रेशंस।
यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक या एक से ज़्यादा सिंपल जो कंडीशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको मिला के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशनल एक्सप्रेशंस बनाना चाहें, जिनको हम कंपाउंड कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, तो उनके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ होते हैं। तो हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं सी में, एंड, और, एंड नॉट। तो वन बाय वन आइए इन तमाम तर को डिस्कस करते हैं। तो एंड के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं सी में, डबल एम्परसेंट साइन है, ठीक है ना, इसको हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। और इसकी ट्रुथ टेबल पहले डिस्कस करते हैं। तो ट्रुथ टेबल में सपोज एक्स की वैल्यूज़ इस कॉलम में हमने रिप्रेजेंट की है और यहाँ पे हमने वाई की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की हुई हैं। तो आपकी अगर फर्स्ट वैल्यू जो एक्स वैल्यू है 0 है और वाई वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्ट आपके पास जो आएगा फॉल्स आएगा, विच इज़ 0। अगर फर्स्ट आपकी वैल्यू 0 है, सेकेंड वैल्यू 1 है, तब भी आपके पास रिजल्ट 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर आपका फर्स्ट जो ऑपरेंड है, फर्स्ट वैल्यू उसकी 1 है ऑपरेंड की, और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू 0 है, तब भी आपके पास रिजल्ट 0 ही आएगा, विच इज़ फॉल्स। अगर दोनों ऑपरेंड्स 1 हैं, एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, तो फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ ट्रू और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब उसके दोनों ऑपरेंड्स ट्रू रिटर्न करें, ठीक है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल एंड और को, जबकि जो नॉट है इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल हम देख चुके हैं। अब आए कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज करो कि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू 20। तो यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन देते हैं x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z, तो अगर आप पहली कंडीशन देखें तो x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 10, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। लेकिन दूसरी जब हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो x की वैल्यू 15 है जबकि z की वैल्यू 20, तो ये फॉल्स है। तो यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन से आपको ट्रू मिला, दूसरी एक्सप्रेशन से फॉल्स मिला, तो ट्रू फॉल्स, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, फॉल्स। यानी यहाँ से हमें 1 मिल रहा है और यहाँ से हमें 0 मिल रहा है, तो 0 1 विच इज़ हेयर, इसका मतलब क्या है, फॉल्स रिजल्ट, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि और लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह यूज़ होगा। तो और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए सी में जो सिंबल यूज़ करते हैं इसको हम पाइपिंग साइन कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं और की। तो आर अपोजिट है एंड ऑपरेटर के, ठीक है। तो यहाँ देखें 0 0, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0। बाकी रिमेनिंग जितनी भी 3 कंडीशंस हैं जिसमें अगर एक भी ऑपरेंड आपका 1 रिटर्न कर रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। यानी 0 1 रिजल्ट क्या आएगा 1, 1 0 रिजल्ट क्या आएगा 1, 1 1 रिजल्ट क्या आएगा 1। तो 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। तो देखें कि एंड में जब दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा, जबकि और में कोई एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है, जब दोनों ऑपरेंड फॉल्स होते हैं तो रिजल्ट फॉल्स होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन z, तो ये जो पहली कंडीशन है x ग्रेटर देन y इट इज़ ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10, तो 15 ग्रेटर देन 10 होते हैं, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ से हमें ट्रू मिला। दूसरी कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू 15 और z की 20 है, तो ट्रू और यहाँ से फॉल्स। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू, ठीक है ना। और में देखें सेम एक्सप्रेशन है, जब हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है, जब और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। तो अब आते हैं थर्ड ऑपरेटर की तरफ। थर्ड ऑपरेटर है नॉट, ठीक है। नॉट को एक्सक्लेमेशन साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो ये साइन डिस्प्ले हो जाएगी, इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। और इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है, अगर आप 0 वैल्यू देंगे तो 1 रिटर्न होगा, 1 वैल्यू देंगे तो 0 रिटर्न होगा। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, और जबकि एंड और ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो आइए अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, नॉट x ग्रेटर देन y। तो x ग्रेटर देन y ये जो पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन है ये रिटर्न करेगी आपको ट्रू रिजल्ट, ठीक है। अब ये जो ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो इसको हमने नॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है, तो ओवरऑल ट्रू को ये नॉट ऑपरेटर फॉल्स बना देगा, तो जो रिटर्न होगा रिजल्ट वो आपको फॉल्स होगा। जबकि कंडीशन आपको इंटरनल जो पैरेंथेसिस में ट्रू रिटर्न कर रही है बिकॉज ऑफ यूजिंग नॉट, तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम प्रोग्राम्स में इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करें। तो इस प्रोग्राम में हम सेम वही टास्क रिपीट कर रहे हैं कि हम 3 नंबर्स इनपुट करें और प्रोग्राम हमें बताए कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ सेम कोड है, ABC 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हमने, उसके बाद मैसेज प्रिंट कर दिया हमने,
एंटर वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स ए बी एंड सी। इनपुट ले रहे हैं हम यहाँ पे ए बी सी वेरिएबल में। एंड नाउ हेयर इट स्टार्ट्स इफ़। अब यहाँ पे देखें कि ये कंडीशन 1 है, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन बी है तो फिर हम वहीं पे चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो प्रिंट कर दो कि ए लार्जेस्ट है। तो यही कोड हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं नेस्टेड इफ के थ्रू, लेकिन अब हम नेस्टेड इफ के बजाय लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चेक किया जा रहा है कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है, और अगर सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो हमने कहा ए की वैल्यू अगर बी से भी लार्जर है और सी से भी तो प्रिंट कर दो वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये चेक करो तो क्या बी ग्रेटर है ए से, अगर है तो फिर ये भी चेक करो क्या बी ग्रेटर है सी से। तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं, यानी बी की वैल्यू ए से भी ग्रेटर है और बी की वैल्यू सी से भी ग्रेटर है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा वेरिएबल बी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो अगर ए भी लार्जर नहीं है और बी भी लार्जर नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि फिर सी लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और इस कोड में भी सेम टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इक्वलिटी चेक करें कि अगर ए और बी सी तीनों वेरिएबल्स में हम सेम वैल्यू दे दें तो फिर प्रोग्राम प्रिंट करे कि ए बी एंड सी कंटेन सेम वैल्यू। तो ये देखें सेम प्रोग्राम यहाँ वर्क करेगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यूज़ दे दें तो 67 लार्जर वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर अब हम ए की वैल्यू जो हमने दी है 34, ये लार्जर है, तो ये देखें प्रिंट हुआ 34 लार्जेस्ट वैल्यू है, वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू। इसी तरह से अगर हम सी की वैल्यू लार्जेस्ट करना चाहें, ठीक है, तो 88 इस वक्त सी की वैल्यू है और ये लार्जेस्ट है, तो जैसे हम एंटर करेंगे देखें वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज़ 88। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट कंपाउंड एक्सप्रेशन। अब ये कंपाउंड कंडीशनल एक्सप्रेशन है, यानी देखें एक एक्सप्रेशन ये हो गई और दूसरी एक्सप्रेशन ये हो गई, इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना दिए और इसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो एंड और इनको आप मिक्स भी कर सकते हैं एक ही एक्सप्रेशन में, तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम सी प्रोग्राम्स में किस तरह से यूज़ करते हैं। सो कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ एल्स में हम एक कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन जो हम इफ में देते हैं तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो सेम वही काम हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर से ले सकते हैं। अच्छा, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं और आपको मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था ऑपरेटर्स की कि ऐसे ऑपरेटर्स जो आप अपना ऑपरेशन 3 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करें तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो आइए अब सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले ये देखें कि 3 ऑपरेंड्स हमें दिए गए, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 के बाद क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं और एक्सप्रेशन 2 के बाद कोलन, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन 1 है ये हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन होगी। जिस तरह हम इफ एल्स में इफ के साथ कंडीशन देते हैं तो वो कंडीशन हम यहाँ एक्सप्रेशन 1 में देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हो जाती है तो एक्सप्रेशन 3। तो यानी अगर हम इसको समझना चाहें तो ये देखें एक्सप्रेशन 1 पहले एग्जीक्यूट होगी, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू इन एक्सप्रेशन 1 तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 2 के पास, ठीक है ना। अगर हमारी एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन 3 के पास, और ये एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न कर रही है, या फिर एक्सप्रेशन 3 से भी हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये चाहते हैं कि एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 जो भी वैल्यू रिटर्न करे वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो। तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर के साथ वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया हुआ है सिंटेक्स में कि वेरिएबल लिखें, इक्वल साइन दें, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ से अगर कोई भी रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगी वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, इस वेरिएबल में। तो आप देखें
अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाए तो उसके बाद एक्सप्रेशन 2 जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इस वेरिएबल में। इसी तरह से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, एक्सप्रेशन 1 हम जो कंडीशन दे रहे हैं एक्सप्रेशन 1 में अगर वो फॉल्स हो जाए तो एक्सप्रेशन 3 यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम रिजल्टेंट वैल्यू कहेंगे, और वो कहाँ स्टोर होगी, इस वेरिएबल में। तो यानी अब अगर ओवरऑल हम देखें इस सिंटेक्स को तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन 1 में कोई ना कोई कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी, या फिर अगर यहाँ से कोई वैल्यू जनरेट हो रही है तो वो वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल लेंगे तो उसमें ये रिजल्टेंट वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह एक्सप्रेशन 1 में जो हम कंडीशन दे रहे हैं अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम एक्सप्रेशन 3 पे जाएंगे, और अगर यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वो कहाँ जाएगी, वेरिएबल जो हम यहाँ मेंशन करें उस वेरिएबल में वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए, उसमें इनिशियल वैल्यू 10 है, और एक और वेरिएबल है बी जिसकी इनिशियल वैल्यू 20 है, और एक थर्ड वेरिएबल है लार्जेस्ट जिसमें इस वक्त कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ए और बी में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल की जगह, ये जो वेरिएबल है उसकी जगह पे हमने वेरिएबल क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट। इक्वल ऑपरेटर की जगह हमने यहाँ इक्वल साइन दिया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये हमारी कहलाएगी ए ग्रेटर देन बी एक्सप्रेशन 1। तो यानी हम ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या रिटर्न होना है, ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न होना है, बी। तो अगर हम वैल्यूज़ देखें, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20, तो 10 ग्रेटर देन होते हैं 20 से, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। यानी 10 ग्रेटर देन 20 से नहीं होते, तो इसलिए ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो हम जाएंगे इस कॉलम के बाद यानी बी। तो बी की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी लार्जेस्ट वेरिएबल में। तो लार्जेस्ट में ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी इन दोनों में से जो भी लार्जर वैल्यू है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ कंडीशनल ऑपरेटर। अगर यही काम हम इफ एल्स से करना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में हम लिखेंगे लार्जेस्ट इक्वल्स टू ए, एल्स लार्जेस्ट इक्वल टू बी। तो इस काम के लिए अगर हम इफ एल्स को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये सिंपल एक्सप्रेशन है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम किस तरह का काम लेना चाह रहे हैं, तो उसी तरह से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ इफ़ एल्स यूज़ करें या फिर कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करें। तो आइए अब हम टर्नरी ऑपरेटर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि सी के प्रोग्राम्स में हम इस ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ करें। इस प्रोग्राम में हम टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, ए बी और लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो हम एक प्रिंट एफ के थ्रू हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया है, एंटर वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल ए एंड बी। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं ए और बी के लिए वैल्यू, और यहाँ पर देखें ये हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, सेम वही कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ए की वैल्यू रिटर्न होगी और लार्जेस्ट में चली जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कॉलन के बाद जो बी की वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में चली जाएगी। तो हम रन टाइम पे इनपुट ले रहे हैं दो वेरिएबल्स में, और उन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर करके और फाइनली हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट किस तरह से आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ देंगे, फॉर एग्जाम्पल 20 और 40 हमने दे दी। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखें द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग अबाउट 2 गिवन वैल्यूज इज 40 प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट वैल्यू लार्जर कर देते हैं, सेकंड स्मॉल, तो ये देखें प्रिंट हो रहा है द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग अबाउट 2 गिवन वैल्यूज इज 56। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर। तो आइए नेक्स्ट प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि हम बगैर वेरिएबल को यूज़ किए हुए टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का एक और एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो इफ़ एल्स के थ्रू हमने एक प्रोग्राम बनाया था पास और फेल के लिए, कि हम किसी सब्जेक्ट के मार्क्स दें और प्रोग्राम हमें बताए कि कैंडिडेट पास है या फेल है। तो पहले हम इफ़ एल्स से ये प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन अब सेम प्रोग्राम हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करेंगे ताकि आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चल जाए कि इफ़ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इफ़ एल्स के अल्टरनेटिव के तौर पे टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, और ये भी आप जान सकेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देखिए एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, स्क्रीन इरेज करने के बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं एंटर योर मार्क्स, और उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं मार्क्स। तो जो भी हम मार्क्स देंगे वो ए वेरिएबल में इनपुट हो जाएंगे।
अब यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन 50, तो यानी हमारा जो पर्पज़ वो ये है कि अगर मार्क्स 50 से अबोव होंगे, ठीक है ना, या 50 के इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हमें इक्वल ऑपरेटर देना होगा, ठीक है ना। तो अगर मार्क्स 50 या 50 से अबोव हैं तो क्या प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यू आर पास। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 यानी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मार्क्स हम दे रहे हैं सपोज 67, तो प्रिंट हुआ यू आर पास, ठीक है। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं और अब मार्क्स दे देते हैं सपोज 34, तो ये देखें मैसेज प्रिंट हो रहा है यू आर फेल, ठीक है। तो जब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो याद रखिए क्वेश्चन मार्क के बाद जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके लास्ट में यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं देना। तो यहाँ देखिए हमने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया हुआ, जबकि सेकंड स्टेटमेंट के एंड में हमें एज यूजुअल जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है सेमीकोलन उसे यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स और उसका यूजेज सी प्रोग्राम्स में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि इफ़ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है जी। तो अब टाइम हो चुका है लैब टास्क का। तो ये लैब टास्क लिस्ट नंबर 3 है, क्योंकि इससे पहले 2 लैब टास्क लिस्टें मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। एक लैब टास्क स्कैनएफ के वीडियो लेक्चर में मैंने प्रोवाइड की थी और सेकंड लैब टास्क में आपको प्रीवियस वीडियो जो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं उसमें मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आज जो हमारी लैब टास्क है उसमें जो पहला टास्क है हियर इट इज़, एनी ईयर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट। यानी हम कीबोर्ड से इनपुट करें कोई भी साल, ठीक है ना, और कंप्यूटर में बताए कि जो साल हमने एंटर किया है, ठीक है ना, रन टाइम पे वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है और उसमें फेब के मंथ में 29 डेज होते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो हिंट है वो ये है कि मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करें, ठीक है। तो आइए टास्क नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Library charges a fine for every book returned late. For first 5 days, the fine is ₹5. For 6 to 10 days, fine is ₹10, and above 10 days, fine is ₹25. If a member returns the book after 30 days, his membership will be cancelled. So you have to write a program to accept the number of days the member is late to return the book, and then display either the fine amount or membership cancellation message on screen depending on user input. यानी हम एक ऐसा लाइब्रेरी के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पे एक मैसेज आना चाहिए क्या, जिसमें आप बताएं कि जो बुक अभी मेंबर रिटर्न करने आया वो कितने दिन लेट रिटर्न कर रहा है। अगर तो मेंबर 5 डेज लेट रिटर्न कर रहा है बुक तो उससे फ़ाइन चार्ज किया जाएगा ₹5। अगर मेंबर लेट रिटर्न कर रहा है बुक और जो ड्यूरेशन है वो 6 to 10 डेज है तो फ़ाइन ₹10 होगा। अगर मेंबर जो बुक रिटर्न कर रहा है वो 10 डेज़ के बाद कर रहा है लेकिन 30 डेज से पहले तो फ़ाइन होगा ₹25। और अगर कोई मेंबर 30 डेज़ के बाद बुक रिटर्न कर रहा है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए। तो आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें सबसे पहले आप इनपुट लेंगे कि मेंबर कितने दिन लेट बुक रिटर्न कर रहा है और उसके बाद एक एप्रोप्रिएट मैसेज शो करें, या तो फ़ाइन उससे चार्ज करें या फिर अगर उसने बुक जो रिटर्न की है 30 डेज़ के बाद की है तो मैसेज प्रिंट हो जाए कि योर मेंबरशिप हैज़ बीन कैंसल्ड। ओके, तो आइए अब थर्ड टास्क की तरफ बढ़ते हैं। If the ages of 3 persons are input through the keyboard, write a program to determine the youngest of the 3 using nested if. In this task, do not use logical operators such as AND. तो ये जो टास्क दिया जा रहा है आपको ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए दिया जा रहा है। यानी आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें प्रोग्राम रन टाइम पे आपसे किसी भी 3 लोगों की उम्रें या एजेस इनपुट ले और उसके बाद बताए कि उन तीनों लोगों में से पहला, दूसरा और तीसरा जो आप इनपुट कर रहे हैं उन तीनों में से यंगेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करना है और याद रखें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। हम लॉजिकल ऑपरेटर से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सिर्फ नेस्टेड इफ से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगला जो हमारा टास्क है, टास्क नंबर 4, write a program that takes a character as input from the user and display on screen whether the given character is a vowel or consonant. यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो सबसे पहले रन टाइम पे यूज़र से इनपुट ले कोई भी करेक्टर, ठीक है ना, और उसके बाद डिस्प्ले करे स्क्रीन पे मैसेज के जो करेक्टर इनपुट हुआ है वावल था या कंसोनेंट। तो नेक्स्ट जो टास्क है हमारे पास,
उसमें आपसे पूछा जा रहा है एनी करेक्टर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द करेक्टर एंटर्ड इज अ कैपिटल लेटर, अ स्मॉल केस लेटर, अ डिजिट और अ स्पेशल सिंबल। यानी आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर इनपुट लें रन टाइम पे, तो प्रोग्राम उस करेक्टर को इंटरनली चेक करे और स्क्रीन पे एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले हो जिसमें बताया जाए कि जो आपने करेक्टर इनपुट किया है क्या वो कैपिटल लेटर है, क्या वो स्मॉल केस लेटर है, क्या वो डिजिट है, या फिर अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि वो एक स्पेशल सिंबल है या स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तमाम तर टास्क जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको इन प्रोग्राम्स को बनाना है। ठीक है, और अगर आप अभी भी किसी टास्क में कंफ्यूज हैं तो कमेंट्स में आप लिखें, तो आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी आई विल रिप्लाई टू यू और वो दूर हो जाएगी और फिर आप इन टास्क को खुद से कर सकते हैं। और हमेशा मैं जिस तरह से कहा करता हूँ कि एज ए बिगनर ये टास्क आपको खुद हल करने, ताकि आप देख सको कि इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैंने कवर किए वो आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, और किसी से हेल्प मत लें। याद रखें कि हम इस कोर्स में जो कंस्ट्रक्ट्स पढ़ रहे हैं बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस उन्हीं कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ कर रही होती हैं। तो अगर आप ये लैंग्वेज अच्छी तरह सीख लेते हैं तो बहुत सारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके लिए आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आज के इस टॉपिक में जो इफ एल्स की कमांड हम पढ़ चुके हैं, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर किए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कवर किए हैं, टर्नरी ऑपरेटर कवर किए, ये तमाम तर टॉपिक्स अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम है। तो आज अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गए तो ये समझ लें कि आपका जावा का भी ये पोर्शन जो इफ एल्स का है कवर हो चुका है। स्पेशली मैं बिगनर्स को कहा करता हूँ कि आप ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी सी लैंग्वेज, इसको अच्छी तरह सीख लें, तो इसके बाद आपके लिए तमाम तर लैंग्वेजेस बहुत आसान हो जाएंगी, चाहे वो PHP हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा क्यों ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आप इस एडवाइस पे अमल करेंगे और ये टास्क लिस्ट खुद से हल करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक बटन में ज़रूर क्लिक करें। और इसके अलावा फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल यासिस लर्निंग हब। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि अब तक जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू विद अनदर वीडियो सून, टेक केयर, बाय।